Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we are in chapter number 10, Dividend and Interest. Already we have covered definition and features of dividend. In this particular session, we are going to learn about the sources of dividend and what are the circumstances or conditions company has to follow while paying dividend. So let us move further. So this thing we have done in the previous lecture. Definition says a distribution to shareholder out of profit or reserves available for this purpose. यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट में बता दिया गया है कि जो प्रॉफिट का पार्ट है जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विच इज पेड टू शेयर होल्डर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड. तो ये डेफिनेशन जो है आपको बाय हार्ट करना है, ये दोनों में से कोई एक कर लीजिए. A distribution to shareholder out of profit or reserve available for this purpose, or second one is in the case of going concern it means portion of profit of a company which is allotted to the holders of shares in a company. ठीक है, तो दो डेफिनेशन में से एक आपको बाय हार्ट कर लेना है. देन वी हैव सीन फीचर्स ऑफ डिविडेंड. तो हमें उसमें पता चला कि एक पोर्शन होता है प्रॉफिट का विच इज पेड टू दी शेयर होल्डर. ये प्रॉफिट में से दिया जाता है तो पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट. इसके पेमेंट में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल पेमेंट होना चाहिए. किसे पे किया जाएगा? ओनली टू द शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर को पे किया जाएगा. कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. आपको डिविडेंड प्रॉफिट में से देना है, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल में से आप डिविडेंड दे सकते नहीं है. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, if the company has issued equity share with differential right, अगर कंपनी ने differential right वाला equity share issue किया है, as to dividend, the terms of issue of such shares will govern right of shareholder about receiving the dividend. तो यहां पर जो differential right वाले equity share है उनके terms and condition, rules and regulations अलग होते हैं. वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड कैसे मिलेगा शेयर होल्डर को, वो पर्टिकुलर डिविडेंड कैसे मिलेगा. कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ठीक है, तो उनके जो सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्न करेंगे. डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड. There is no liability on the company. हाँ, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है in the AGM, it becomes a liability. तब पे करना पड़ता है. बट जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, there is no liability on the part of company to pay dividend. Dividend as recommended by the board of director is approved and declared by a resolution passed at the annual general meeting by the shareholder. डिविडेंड एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, तो एक बार रिकमेंड करने के बाद ये फाइनल डिविडेंड को क्या करना पड़ता है? एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ता है. किससे? शेयर होल्डर से. तो यहां पर शेयर होल्डर उसका अप्रूवल देंगे. डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड. पिछले साल जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुका है उस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड हम नहीं दे सकते बाद में. क्यों? क्योंकि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं. उसको फिर से हम रीओपन करके उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. डिविडेंड वाज वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेट. इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार अप्रूव हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो उससे आप रिवोक नहीं कर सकते, उससे पीछे नहीं हट सकते. ये एक लायबिलिटी बन जाएगा, आपको पे करना ही पड़ेगा. पॉइंट नंबर 11, dividend include interim dividend. Interim dividends means the dividend which is paid between two AGM, दो annual general meeting के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है, मैं कह सकता हूं हाफ ईयरली डिविडेंड, तो ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड. तो अगर हम डिविडेंड के बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड पे भी एप्लीकेबल होगा. ऐसा इस पॉइंट नंबर 11 का कहना है. तो डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड.
डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। तो अपने आप में ये सही चीज बता रहा है कि आप किसी वस्तु में, कमोडिटी में, आर्टिकल में डिविडेंड को पे कर सकते नहीं है। यू हैव टू पे इट इन कैश। कैश इंक्लूड पेमेंट इन चेक, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, कैसे भी पेमेंट करो, या डायरेक्ट ईसीएस सिस्टम से करो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से, जो भी होगा, बट पे इन कैश मीन्स वो किसमें होना चाहिए, वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, एंड नॉट इन काइंड, काइंड में नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु में आप डिविडेंड को पे कर सकते हैं नहीं है। नहीं तो हर एक कंपनी क्या करेगी, उनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट से बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसी को आपको डिविडेंड के रूप में दे देगी। चलेगा क्या? नहीं। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी आपका पेड अप वैल्यू है डिविडेंड का, सपोज 10 रुपए का शेयर है और आपने अभी तक 5 रुपीज ही पे किए हैं, तो 5 रुपीज के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा, विच इज पेड अप वैल्यू। ठीक है। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। अगर आपने एडवांस में कुछ पेमेंट किया है, एग्जांपल, जो शेयर है उसका वैल्यू था, प्राइस था 10 रुपीज, और आपने 10 रुपीज पूरा कर दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक 10 रुपीज डिमांड नहीं किया था, कंपनी ने डिमांड किया था 5 रुपीज, तो आपको पे करना चाहिए था 5 रुपीज, बट आपने बोला कि कभी ना कभी तो देना है, पूरा दे देते हैं, तो आपने पूरा 10 रुपीज पे कर दिया। तो आपने यहां पर 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया, जिसे बोलेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। तो क्या इस एक्स्ट्रा 5 रुपीज के ऊपर डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज नो। वो आपने एक्स्ट्रा पे किया है, आपकी मजबूरी है। ठीक है ना। कंपनी ने बोला था डिविडेंड देगी, तो वो किस पे देगी? पेड अप वैल्यू ओनली, पेड अप वैल्यू ओनली। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड। लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। तो यहां पर सबसे पहले हमको पता लगाना है कि अगर आपको डिविडेंड देना है तो पैसा कहां से आएगा, कौन से पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है टू पे डिविडेंड। कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। तो कहां से लाएगी पैसा? पहला बात, करंट प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सीधी सी बात है, करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा डिविडेंड पे करने के लिए। गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कैसा प्रॉफिट है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचता है, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से भी आप क्या दे सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं। नंबर 3, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, इसका इस्तेमाल भी हम किस में कर सकते हैं? डिविडेंड देने में। तो 3 यहां पर चीज आ गई। एक तो पहला करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट कब? जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और रिजर्व को ट्रांसफर कर दो। ठीक है। दूसरा, सेकंड वन, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके पास करंट ईयर में इनफ प्रॉफिट नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके रिजर्व में ट्रांसफर करके फिर जो पैसा बचता है आप उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। नंबर 3, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कभी कभी वो हेल्प करती है, ग्रांट देती है, ताकि आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने जो रिमोट एरिया में फैक्ट्रीज पुटअप करने को बोला था, हमने किया, हमने सरकार की बात मानी, तो सरकार इसके बदले में हमारा हेल्प करती है। ठीक है। बी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एक सोर्स और आ गया कि अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट इन द सेंस अ प्रॉफिट विच इज अर्न्ड ड्यू टू सेल ऑफ असेट। असेट बेच करके जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट बार बार होता नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। तो क्या इस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा सकता है? आंसर इज यस, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश। ये जो प्रॉफिट हुआ है वो कैश में रियलाइज होना चाहिए, सिर्फ बुक के ऊपर नहीं। एग्जाम्पल,
सपोज मेरे पास लैंड है, जमीन है, ये लैंड मैंने परचेस किया था 5 लाख रुपीज में, बट आज की तारीख में उसका वैल्यू हो गया 50 लाख रुपीज। तो इसमें मुझे कैश कब मिलेगा? व्हेन आई विल सेल दिस लैंड। ये लैंड मैं सेल कर दूंगा तो कैश मिलेगा, लेकिन सेल नहीं किया, खाली मैं चेंजेस कर दूं बुक में कि पहले 5 लाख का था अभी 50 लाख का हो गया, मतलब मैंने 45 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या ये कैश में रियलाइज हुआ? आंसर इज नो। तो क्या इसमें से मैं डिविडेंड दे सकता हूं? आंसर इज नो। तो डिविडेंड कहां से दे सकते हैं? हाँ, अगर मैंने ये लैंड को सेल कर दिया होता 50 लाख रुपीज में तो मेरे पास कैश अवेलेबल होता, तो इस कैश में से मैं डिविडेंड पे कर सकता हूं। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको पहले परमिशन लेना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, तो उसमें ये लिखा होना चाहिए। नंबर 3, इट रिमेन एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप सारे एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करो? रिवैल्यूएशन करो। सब रिवैल्यूएशन करने के बाद, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है नया वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना। आपके पास कोई मशीनरी 5 साल से पड़ी हुई है, तो आप उसको रिवैल्यू करोगे ना, 5 साल के बाद उसकी कीमत कितनी है। तो सारे असेट्स का और सारे लायबिलिटीज का आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन करना है, और फिर नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना है कि आपको एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। सो कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश, कैश में रियलाइज होना चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर असेट को जब सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, है कि नहीं, तो उसे बोलेंगे रियलाइज्ड इन कैश, और फिर उस कैश से आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो। नंबर 2 क्या बताया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, ये जो प्रोविजन है आर्टिकल में लिखा होना चाहिए आपके। नंबर 3, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। बाकी जितने भी असेट्स और लायबिलिटी है उनका रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके पास प्रॉफिट दिखना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉट गिव डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। सी क्या है? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। ये तो हमने पहले देखा, डिविडेंड कैपिटल में से आप दे सकते नहीं है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो रिजर्व है, कैसा रिजर्व की बात कर रहे हैं? फ्री रिजर्व, मतलब जो स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है उस रिजर्व का इस्तेमाल करके आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है। लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके क्या लीगल प्रोविजन है, कानून क्या बोलता है? सबसे पहला है बोर्ड मीटिंग। तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करना पड़ता है ना। तो रिकमेंडेशन का क्या यहाँ पर क्राइटेरिया? डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड आप तभी डिक्लेयर कर पाएंगे जब आपने क्या किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है। क्या किया है? रिकमेंड। बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रेजोल्यूशन। तो यहां पर हम पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और एक रेजोल्यूशन पास होगा। रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। कौन से रेट पे डिविडेंड देना है, कितने अमाउंट का डिविडेंड देना है, उसको पे कराया जाता है। बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड। डिविडेंड का भी क्या होता है? एक बुक क्लोजर डेट होता है, उसको भी डिसाइड किया जाता है कि कौन से दिन पे हम बुक को क्या रख सकते हैं? क्लोज रख सकते हैं। ये 3 से 7 दिन के बीच में हो सकता है। ऑलमोस्ट 7 डेज तक हम बुक को क्या रख सकते हैं? क्लोज रख सकते हैं। क्यों रखना है बुक को क्लोज? ताकि कोई ट्रांसफर ना हो। नहीं तो हम एक पर्सन को डिविडेंड जाएंगे, वो बोलेगा कि मैं तो शेयर बेच दिया, फिर दूसरे जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देने जाएंगे, वो भी बोलेगा मैंने भी बेच दिया। तो हम डिविडेंड देने के लिए किसको किसको ढूंढेंगे? तो इससे अच्छा क्या करो, बुक को क्लोज कर दो। कौन से बुक की बात करें? ट्रांसफर बुक की बात करें। ये बुक क्लोज हो जाएगा तो आप कोई शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आपका शेयर का डिविडेंड आप दे चुके होंगे। ठीक है। बी, बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड। सी, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। आपको एजीएम का डेट बताना है ना। क्यों? क्योंकि चलो रिकमेंड तो कर दोगे, लेकिन उसको डिक्लेयर करने के लिए पावर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। तो शेयर होल्डर चाहे तो डिविडेंड को कम करा सकता है, बट इंक्रीज करा सकता नहीं है ना। तो डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ये फाइनलाइज करना है। एंड देन बैंक with which a separate account should be open to remit the dividend amount। तो डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए आपको किसी बैंक में सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग।
बोर्ड मीटिंग आपका अगर हो गया तो उसके बाद क्या, उसके बाद है शेयर होल्डर्स अप्रूवल, है ना। आपने देखो यहाँ क्या क्या किया, बोर्ड मीटिंग में आपने सबसे पहले अमाउंट डिसाइड कर लिया कि अमाउंट कितना होगा, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, तीसरा आप डिसाइड करेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग का डेट क्या होगा, और लास्ट वन आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है। कहाँ ओपन करना है, शेड्यूल्ड बैंक में, ठीक है, जहां पर ये अमाउंट ट्रांसफर किया जा सके, जहां से पेमेंट होना स्टार्ट होगा। अब हम शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे, किसका अप्रूवल, शेयर होल्डर का। जैसा कि हमको मालूम है सिर्फ बोर्ड के रिकमेंडेशन से बात बनेगी नहीं, शेयर होल्डर का क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, है ना। और ये अप्रूवल कैसा होगा, रेजोल्यूशन पास करके, तो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कैसा रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी, एट दी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर डिविडेंड को अप्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे, अप्रूव। शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर, शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर कम रेट का डिविडेंड भी रिकमेंड कर सकते थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बात की, जो रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हुआ है, शेयर होल्डर चाहे तो उसको डिक्रीज कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट इंक्रीज इट, वो उनको बढ़ा नहीं सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। देन व्हाट इज रिकमेंड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट, लेकिन उससे वो ज्यादा नहीं दे सकते, जितना लिमिट बोला गया है उतना आप दे सकते हो, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार आपने जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया और डिक्लेरेशन हो गया, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। विद इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, ठीक है। So company is not permitted to declare it second time in that year, ठीक है ना। क्या बताया, सेम ईयर में सेकेंड टाइम डिविडेंड दिया जा सकता नहीं है। तो यहां पर ये एक रूल बता रहे हैं, जहां पर कंपनी देख रही है कि सेकेंड टाइम डिविडेंड दिया जा रहा है, ऐसे समय पर मना किया जा सकता है। सेकेंड टाइम डिविडेंड देना ये किसी के अधिकार में नहीं है, ओके। चलिए बोलिए, कोई शंका, शंका, निशंका, दुशंका। शेयर होल्डर्स अप्रूवल, इसमें हमने देखा कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करते हैं यहाँ पर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50%, ठीक है। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। बी क्या है, कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर चाहे तो कम कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते। थर्ड, once the dividend is declared at the AGM it cannot be revoked, ये लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। एक बार डिक्लेयर हो गया तो वो लाइबिलिटी हो गया, वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर, कंपनी फिर से ऐसा उसको सेकेंड टाइम में बोलेगी नहीं नहीं गलती हो गया था, हमने 12% बोला था, अभी हम लोग आपको 50% दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेकेंड टाइम आपको डिक्लेयर करने को सेम ईयर में नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, सेपरेट बैंक अकाउंट। याद करो पॉइंट नंबर 1 क्या था, पहले हमने किया बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर से लिया अप्रूवल, शेयर होल्डर के अप्रूव करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अलग बैंक अकाउंट क्यों, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो, जितना उसका टोटल वैल्यू क्रिएट होता है उतना अमाउंट आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो पैसा यूज हो गया तो बाद में कंपनी बोलेगी अरे अभी हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा रीजन हम दे सकते हैं, आंसर इज नो। तो क्या करो, विद इन 5 डेज, हाउ मेनी डेज, विद इन 5 डेज आपको ये जो टोटल डिविडेंड का वैल्यू है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देना है। द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन ए शेड्यूल्ड बैंक। कौन से बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में, ठीक है। सर ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, कुछ बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया है,
उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं गवर्नमेंट के, अगर वो बैंक सेटिस्फाई करते हैं तो उनको शेड्यूल्ड बैंक के कैटेगरी में रख देते हैं। तो ऐसे जो शेड्यूल्ड बैंक है उसमें आपका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए कॉल्ड एज डिविडेंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। और इसी डिविडेंड अकाउंट से सारे शेयर होल्डर को पेमेंट जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने दिन में करना है? जब से आपने डिक्लेयर किया है, कहां पर? एजीएम में, तो विद इन 5 डेज पीरियड, विद इन 5 डेज पीरियड आपको वो पैसा उस सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। सो द क्वेश्चन इज हु ओपन्स द सेपरेट बैंक अकाउंट? ये बैंक अकाउंट कंपनी को ओपन करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर सेम अकाउंट में पैसा रखेंगे तो हो सकता है कंपनी ये पैसा यूटिलाइज कर ले। उसी को तो रोकना है ताकि बाद में कंपनी ना बोले कि अरे हमसे तो पैसा यूटिलाइज हो गया, अब आपको कहां से दें, बाद में प्रॉफिट होगा तो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तुरंत विद इन 5 डेज, जब से डिक्लेयर हुआ है विद इन 5 डेज आप एक नया सेपरेट अकाउंट ओपन करो जिसका नाम होगा डिविडेंड अकाउंट, और उसमें सारे पैसे डाल दो। अब उस अकाउंट से क्या होगा? शेयर होल्डर को डिविडेंड जाएगा, जैसे भी जाए, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो या चेक के थ्रू ट्रांसफर हो, जो भी हो, लेकिन हमने एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर दिया है और सारे पैसे वहां पर पड़े। अब उस पैसे के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, कंपनी का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा किसका है? शेयर होल्डर का है। किसका है? शेयर होल्डर का। तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है 5 डेज। आपको ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विद इन 5 डेज आपको क्या करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब यहां पर रूल देखो कैसा है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या बताया, विच इज द लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिसने अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया है। कहां रजिस्टर किया है? स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों रजिस्टर किया है? फॉर द स्मूथ ट्रांजेक्शन, बाय एंड सेल, उसका ट्रांजेक्शन स्मूथली हो, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। वेयर अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड लाइक। तो आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्या है वो रिक्वायरमेंट? तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। आपको उस स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 डेज इन एडवांस। मतलब मैं बोल सकता हूं 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले। किसके 2 दिन पहले? ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एट विच रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड इज टू बी कंसीडर्ड, है ना। तो हमने जो पहला पॉइंट लिया था बोर्ड मीटिंग का, तो ये बोर्ड मीटिंग होने के 2 दिन पहले ही हमको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भाई देखो हम इतना डिविडेंड रिकमेंड करने वाले हैं। किसको बता रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को? जहां हमने लिस्टिंग कराई थी, रजिस्ट्रेशन कराया था, बराबर है। तो ऐसा किसको करना है? कोई अगर लिस्टेड कंपनी है उसके लिए ये रूल है कि उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि वो कितना डिविडेंड रिकमेंड करने वाली है। कहां पे? बोर्ड मीटिंग में। कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 2 दिन पहले, ठीक है। At least 2 days in advance. How many days? 2 days in advance of the date of meeting of the board at which recommendation of the final dividend is to be considered. Number 2, intimate stock exchange immediately about declaration of dividend after the board meeting. अच्छा, वापस बताना पड़ेगा। बोल रहे हैं बोर्ड मीटिंग हो जाएगा ना, पहले तो आपने 2 दिन पहले बता दिया, तो जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगा तो अब तो रेजोल्यूशन पास हो गया बोर्ड मीटिंग का, तो आपको वापस से बता देना है, इंटीमेट करना है कि हमने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, ठीक है। गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 डेज, 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। अब मैंने जैसे बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है? बुक क्लोजर का नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बुक क्लोजर का। देखो यहां पर पॉइंट नंबर बी में हमने क्या डिसाइड किया था? बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड। आप अपना बुक क्लोज कर रहे हो, क्यों क्लोज कर रहे हो? कौन से बुक की बात करें? यहां पर बात करें ट्रांसफर बुक की। किसकी? ट्रांसफर, मतलब आप अपने शेयर को बेच ना सको, इसके लिए ट्रांसफर बुक को क्लोज करना पड़ता है। गेटिंग इट एवरीवन? फॉर एग्जांपल, अभी यहां पर सपोज राम हरी है, राम हरी
मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है, मेरे कंपनी का नाम आबा बाबा लिमिटेड, तो राम हरी उसका शेयर होल्डर है। अभी ये जो शेयर होल्डर है, मैं राम हरी को कुछ अमाउंट डिविडेंड में देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने लिस्ट में देखा शेयर होल्डर का नाम क्या है, नाम है राम हरी। अब मैं उसके नाम का चेक बना रहा हूं। अब राम हरी ने क्या किया, अपना जो शेयर था वो सेल कर दिया, किसको, सचिन को। अब अगर मैं ये चेक राम हरी को भेजूंगा तो क्या ये सही होगा? नहीं, राम हरी बोलेगा अब तो मैं शेयर होल्डर ही नहीं हूं, मैंने तो वो शेयर बेच दिया, किसको गया, सचिन को। तो मैं बोलूंगा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सचिन के नाम का बनाता हूं। अभी सचिन के नाम का चेक बना रहा हूं, तब से क्या हो गया, सचिन ने अपना शेयर बेच दिया आयुष को। अभी मेरा यही काम धंधा है क्या, सबको ढूंढते रहो किसने किसको शेयर बेचा, किसके नाम का चेक बनाना है। अरे इससे अच्छा ट्रांसफर बुक बंद कर दो, ट्रांसफर बुक बंद हो जाएगा, ट्रांसफर ही रुक जाएगा। और ट्रांसफर ही रुक गया तो अभी करंट लिस्ट जो हमारे हाथ में, उन सबको क्या कर दो, चेक इश्यू कर दो, और एक बार डिविडेंड देने के बाद फिर बुक को वापस ओपन कर दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वही फंडा यूज किया जा रहा है। तो हमको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, कब बताएंगे, 7 days बिफोर। तो बुक को क्लोज करने के 7 दिन पहले बताएंगे, भाई देखो हम यहाँ पर अपना ट्रांसफर बुक बंद कर रहे हैं, हम अभी कोई ट्रांसफर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 7 days बिफोर ऑफ द क्लोजर। क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड द ट्रांसफर रजिस्टर। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो भी बंद हो गया, और ट्रांसफर रजिस्टर है वो भी बंद हो गया, बंद कर देंगे, ठीक है। इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। तो इनको बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, ईसीएस सिस्टम जो है वो यूज करो, या तो एनईएफटी यूज करो, एज अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। तो पहले ऐसा होता था कि आपको चेक आता था वहां से, बट अभी चेक का कैसा है, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, या फट गया, मल्टीलेटेड हो गया, गायब हो गया, रॉन्ग डिलीवरी हो गया, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए बोलते सीधा क्या करो, ईसीएस करो, उनके अकाउंट में पैसा डाल दो, ठीक है। listed company has to express the dividend on per share basis only। तो जो लिस्टेड कंपनी है ना, वो जो डिविडेंड बताते हैं वो कैसे बताते हैं, पर शेयर पे, मतलब हर एक शेयर पे। ऐसा बोलेंगे कि वी आर रिकमेंडिंग 50 रुपीज डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना, 50 रुपीज। तो जो लिस्टेड कंपनी है उनको पर शेयर के बेसिस पे ही क्या बोलना पड़ता है, डिविडेंड बताना पड़ता है। नंबर 4, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। डिविडेंड देने को मना किया गया, किसको, अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट, है ना। अब ये तो किसके लिस्ट में आ गए, डिफॉल्टर्स के। तो इनको पहले किसको पैसा देना चाहिए, डिपॉजिटर को देना चाहिए ना। फेल टू रीपे द डिपॉजिट, डिपॉजिटर का टाइम आ गया। हमने देखो डिपॉजिट वाले चैप्टर में किया था कि डिपॉजिट का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 इयर्स का होता है। और सपोज कोई डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड आ गया, और लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट किया नहीं, उसको आप 2 महीने से लटका रहे हो, और अपने शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, चलेगा क्या? ये नहीं चलबे, नहीं होएगा। पहले आपको डिपॉजिट वाले को पैसा देना पड़ेगा, अब बाद में जब पैसा बचेगा फिर आप डिविडेंड दे सकता है। समझ गया तुम लोग? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले डिपॉजिट वाला जो क्रेडिटर है वो पैसा लेगा, और बाद में घर वाला आएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो जो यहाँ पर क्रेडिटर्स है, क्योंकि डिपॉजिटर कौन है, क्रेडिटर है, उनको पहले पैसा पे करेंगे। और अगर आपने उनको पैसा नहीं दिया है तो यहां पर लॉ आपको प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि डिपॉजिटर को जब तक आप पैसा नहीं देते हो तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते नहीं हो। सिर्फ डिपॉजिट की रीपेमेंट की बात नहीं है, एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अगर उसका कोई इंटरेस्ट का पैसा भी बाकी है ना, सिर्फ रीपेमेंट का नहीं, बाकी किसका, इंटरेस्ट का पैसा बाकी है, तो भी यू कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर। तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या नहीं दे सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर बी, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन। कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है, गलती की है ना, तो भी डिविडेंड नहीं दे सकते। किसमें गलती की है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर का भी पैसा लेके बैठ गए, अभी तक दिया नहीं, या उनका इंटरेस्ट दिया नहीं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस होल्डर वालों को पैसा दिया नहीं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट
और टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या किसी से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट दिया नहीं, मतलब बाहर वालों का पैसा दिया नहीं और आप घर वालों को डिविडेंड दे रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो चाहे वो डिपॉजिट की बात हो, डिवेंचर की बात हो, इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो, प्रेफरेंशियल होल्डर के पैसे की बात हो, कहीं पर भी आपने डिफॉल्ट किया है, यू आर नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड। आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते नहीं है। नाउ देयर आर सम लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स कवर किए, पहले उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। किसकी बात करें? डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद प्रोहिबिशन, अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड दे सकते नहीं है। तो ऊपर बात हो रही थी डिक्लेरेशन की और अब बात हो रही है पेमेंट की। तो अगर आपको पेमेंट करना है तो क्या लीगल प्रोविजन आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, क्या कंसीडर करना होगा? ठीक है। पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। ये तो पहले भी हमने देखा कि डिविडेंड किस में होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। काइंड में डिविडेंड नहीं चलेगा। डिविडेंड में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। तो चेक से चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से चलेगा, ईसीएस से चलेगा, बट काइंड में नहीं चलेगा। जॉइंट होल्डर अगर होंगे, है ना, अगर एक शेयर के एक से ज्यादा मालिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट होल्डिंग, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम। उसमें से जो पहला नाम वाला होगा शेयर होल्डर, है ना, उसके एड्रेस पे भेजा जाएगा, एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर और टू सच अ पर्सन एट हिज एड्रेस एज द शेयर होल्डर और जॉइंट शेयर होल्डर हैव गिवन टू द कंपनी इन राइटिंग। या उन्होंने जो लिख करके दिया है कि इसके घर पे आप डिविडेंड भेजो, तो उसके घर पे डिविडेंड भेजा जाएगा। लिसन वंस अगेन, पुनः एकदा ऐका। अगर एक शेयर होल्डर के, सॉरी, एक शेयर के एक से ज्यादा मालिक हैं, मतलब होल्डर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जॉइंट होल्डर। क्या बोलते हैं? जॉइंट होल्डर। तो अगर जॉइंट होल्डर है, ठीक है, जॉइंट होल्डर है, तो ये जो डिविडेंड का अमाउंट है हम किसको देंगे? ए को देंगे कि बी को देंगे? तो बोल रहे हैं कि जिस इसमें से जो पहला होल्डर रहेगा, है ना, जिसमें पहला नाम लिखा रहेगा, तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिविडेंड सेंड किया जाएगा। या तो दोनों ने कुछ लिख के दिया रहेगा कि भाई इसके घर पे दे दो, तो उसके घर पे डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है। टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड। अच्छा, क्या टाइम लिमिट है? तो टाइम लिमिट इधर दिया गया 30 डेज। कितना दिया गया? 30 डेज। तो जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके 30 डेज के अंदर आपको वो पैसा पहुंचा देना है। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। सर ऊपर तो आप कुछ 5 दिन की बात कर रहे थे, 5 डेज। तो 5 डेज तो क्या था? अकाउंट में ट्रांसफर करना था, अपना सेपरेट अकाउंट, है ना, हम अपने अकाउंट से एक सेपरेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे विद इन 5 डेज। और विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये पैसा कहां पहुंच जाना चाहिए? शेयर होल्डर तक पहुंच जाना चाहिए, उसके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कंपल्सरी। डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर किसको बोलेंगे? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, ऐसे शेयर होल्डर को ही आप क्या पे करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमको भी मालूम है, पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कहां से मिलेगा? जो प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब बचा हुआ मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद, फिर जो पैसा बचा है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या उनका जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड बचा था पिछले साल का, वो सब पे करने के बाद अगर पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है।
इफ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर शेयर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखा हुआ है, डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डिपॉजिटरी। तो डिविडेंड जो है सीधा ओनर के अकाउंट में चला जाएगा जैसा डिपॉजिटरी के पास रिकॉर्ड है। इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्स इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में दिखेगा उसको ही डिविडेंड दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, डिफॉल्ट। अगर कंपनी ने मिस्टेक किया, गलती किया, देखो दो चीज यहां पर खास करके बताई गई थी कि आपको 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालना है। दूसरा बताया गया था कि विद इन 30 डेज आपको पेमेंट कर देना है। तो अगर आपने ये सब ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं इसमें कुछ मिस्टेक किया तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट। क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट्स इन, क्या होगा? पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर एक डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगा। कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। तो जितना दिन का डिले हुआ है, 30 डेज बोला था ना, 30 दिन के आगे आप जितना गए, जितना लेट किया, आपको 12% पर एनम के हिसाब से क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको बात कर रहे हैं? कंपनी को पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक आपने ये डिफॉल्ट रखा है, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया, उतने पीरियड के लिए आपको 12% के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। If company fails to comply with any other requirement of the section, the company and the director shall be liable to pay fine. कंपनी और उनके डायरेक्टर को फाइन पे करना पड़ेगा अगर ऊपर दिए हुए सेक्शन में कुछ डिफॉल्ट हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ मिस्टेक किया, तो कंपनी को और साथ ही साथ जो डायरेक्टर है उनको क्या पे करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने देखा लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहली बात, डिविडेंड कैश में पे होना चाहिए। दूसरी बात, आप चेक से पे कर सकते हैं, वारंट से पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर जॉइंट होल्डर है तो जॉइंट होल्डर में जो फर्स्ट होल्डर होगा, है ना, फर्स्ट नेम होल्डर, उसको ही हम डिविडेंड देंगे या उनके द्वारा जो लिखित में दिया गया उसको डिविडेंड देंगे। टाइम लिमिट क्या दिया गया? 30 डेज का दिया गया है, बराबर है। जो रजिस्टर होल्डर रहेगा उसी को डिविडेंड दिया जाएगा। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बाद में जो पैसा बचा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर आपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा, मतलब डीमेट अकाउंट में, तो जो बेनिफिशियल ओनर है उसको पैसा मिलेगा। और अगर आपने फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ है तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम है उसको डिविडेंड मिलेगा। और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो हर एक डायरेक्टर को, एवरी डायरेक्टर को क्या होगा? पनिशमेंट होगा। और अगर इसमें लेट हुआ, डिले हुआ, तो यहां पर क्या पे करना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। और इस सेक्शन में अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो जो भी डायरेक्टर है और कंपनी है दोनों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। सो डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, सायोनारा।